Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Shivam and today in this session I am going to start with all new fresh series of UGC NET paper 1 which is general aptitude and paper 2 that is history. So जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं एक नया सीरीज लाने वाला हूँ. So I am there with you. I'll start with ancient history of India. So let's begin. So this is about me, Shivam Pandey. So today we will discuss concepts, ideas and terms. These are the topics to be covered in this session. You can see. And first is Bharatvarsh. Bharatvarsh. The name itself denotes that जो ये वर्ड है ये खुद बताता है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है which is भारत एंड वर्ष. वर्ष मीन्स द कंट्री और द लैंड. यहाँ पे आप ईयर से या वर्ष मतलब ईयर से कंफ्यूज ना हो. दैट मीन्स कंट्री और द लैंड. सो भारतवर्ष मीन्स द लैंड ऑफ भारत. एंड the term is mentioned in Vishnu Puran. Who was Bharat now? Bharat was a king, an emperor of a tribe, and he was the son of Shakuntala and Dushyant, जिनके नाम पे हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ा है. एंड मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ऐसा फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया है कि हम मेलुआ एक सिविलाइजेशन के साथ हम ट्रेड किया करते थे. उनके टेक्स्ट में ऐसा लिखा गया है. एंड वो जो मेलुआ टर्म है वो इंडियन सब कंटिनेंट के लोगों के लिए ही मेंशन किया गया है. सो हमें मेलुआ भी कहा जाता था. एंड अलग अलग सिविलाइजेशंस में हमारे अलग अलग नेम्स भी हुआ करते थे. एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड एज जम्बूद्वीप, आर्यावर्त एंड नाभिवर्ष. आर्यावर्त क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्यंस रहा करते थे इसलिए हमारे कंट्री का नाम आर्यावर्त भी हुआ करता था. एंड नाभिवर्ष, जैन लिटरेचर में ऐसा मेंशन किया गया है कि इंडियन सब कंटिनेंट का नाम नाभिवर्ष भी था. नाभिवर्ष क्यों? क्योंकि जो जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके फादर का नाम नाभि था, तो उनके नाम पे ये नाभिवर्ष भी इसका नाम पड़ा. सो इट वाज ऑल अबाउट भारतवर्ष. और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है इंडिया दैट इज भारत. सो ये जो भारत है ये भारतवर्ष का एक शॉर्ट फॉर्म है. तो हमारे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेफरेंस है भारत का वो यहीं से लिया गया है. एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन विष्णु पुराण. सो विल गो अहेड. द नेक्स्ट टर्म इज सभा एंड समिति. सो बेसिकली सभा एंड समिति वेर द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति. ये प्रजापति की दो बेटियों का नाम था, ऐसा हमारे वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है. सो हमने देखा है कि हमारा जो पार्लियामेंट का जो प्रेजेंट सिनेरियो है लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे ही उस टाइम पे वैदिक टाइम पे सभा एंड समिति हुआ करती थी. सो सभा, हम अगर सभा की बात करें तो सभा वॉज अटेंडेड बाय द नोबल क्लास. जो उनके मर्चेंट या किंग या ब्राह्मण्स हुआ करते थे, इट वॉज अटेंडेड बाय देम ओनली, जिसमें कॉमनर्स को एंट्री नहीं दी जाती थी. कुछ वेमेन थी, उन्होंने भी इस असेंबली को अटेंड किया तो उन्हें सभावती नाम दिया गया. एक जो पोजीशन है, एक टाइटल उनको दिया गया है कि दैट दे आर द सभावतीज बिकॉज दे अटेंडेड द सभा. और ये जो सभा थी इट डिस्कस द पैस्टोरल अफेयर्स एंड परफॉर्म जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. तो ये जो पैस्टोरल अफेयर्स, पैस्टोरल मतलब कि उस गांव का, उस देहात का जो भी उनका अफेयर्स थे, वो जो भी उनकी एक्टिविटीज थी उसको ये मॉनिटर किया जाता था. एंड जुडिशियल एक्टिविटीज भी परफॉर्म किया जाता था. एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा जाता था थ्रू सभा ओनली. सो इट वॉज ऑल अबाउट सभा. एंड नाउ वी कम टू समिति. समिति वॉज एन ऑर्डिनरी असेंबली अटेंडेड बाय द ट्राइब्स एंड द मेंबर्स वर कॉल्ड एज विश. जो समिति थी वो वहां के कॉमन पीपल के द्वारा, कॉमन ट्राइब के द्वारा अटेंड की जाती थी और इनके मेंबर्स को विश भी कहा जाता था. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ समिति वाज टू इलेक्ट द किंग्स. किंग को इलेक्ट करना, बार बार उनको किंग को इलेक्ट किया जाता था थ्रू समिति ओनली. सभा का इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं हुआ करता था. बट जो समिति का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी यही था. बट सभा एंड समिति में अगर हम एक फर्क देखें तो ये एक फर्क है कि समिति कोई जुडिशियल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करती थी जबकि सभा करती थी. सो इट वाज द मेन पिक्यूलियर फीचर ऑफ सभा एंड समिति. एक बात और, जो समिति थी वो अपने लोकेलिटी में जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज एंड सेरेमनीज हुआ करती थी उसको ऑर्गेनाइज किया करती थी. ये समिति का भी एक फंक्शन हुआ करता था. सो इट वाज ऑल अबाउट सभा एंड समिति. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. ऋग्वेदिक एरा के बाद में जब लेटर वैदिक एरा आए उस टाइम पे जो सभा थी ये एक एरिस्टोक्रेटिक बॉडी बन गई जिसपे किंग का रूल होने लगा. और जो समिति थी वो एग्जिस्ट नहीं हुआ करती थी. इसका जो फंक्शन था यहीं पे खत्म कर दिया गया था. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट टर्म है वर्णाश्रम. वर्णाश्रम से हमें समझ में आता है कि इट इज एसोसिएटेड विथ वर्ण एंड आश्रम. वर्ण बेसिकली मीन्स द रेस, तो 4 वर्ण हुआ करते थे. एंड आश्रम मीन्स द स्टेजेस ऑफ लाइफ.
So the social structure based on वर्ण system and ashram is called as वर्णाश्रम. वर्ण सिस्टम और आश्रम से जो रिलेटेड एक सोशल लाइफ थी उसे यह वर्णाश्रम कहा जाता था. तो इस आश्रम में 4 स्टेजेस थे लाइफ के, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड संन्यास. बेसिकली ब्रह्मचर्य मीन्स द स्टूडेंट्स लाइफ. सो देयर वर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ और वर्णाश्रम. इट वॉज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. ब्रह्मचर्य मीन्स द स्टूडेंट्स लाइफ. यहाँ पे हम एक नॉलेज एंड अक्वायर किया करते थे. एंड बात करें गृहस्थ आश्रम की, इट वॉज द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर्स, जिसमें हम हमारी एक पूरी गृहस्थी बनती थी. हम शादी करते थे, एक बर्थ देते थे. जो पूरी लाइफ है वो इस गृहस्थ आश्रम में आया करता था. नेक्स्ट इज अ वानप्रस्थ मीन्स रिटायर्ड लाइफ. हमने जो भी वेल्थ कलेक्ट किया है, जो भी वेल्थ जमा किया है, पैसे कमाए हैं, वो टाइम था हम वानप्रस्थ में उसको स्पेंड कर सकें, उसको एंजॉय कर सकें. एंड द लास्ट वॉज संन्यास. संन्यास मीन्स डिवोशनल लाइफ. यहाँ पे हम अपनी सारी चीजों को छोड़ के, मोह माया को छोड़ के हम भगवान की भक्ति में लग जाते थे, ऐसा लिखा गया है. एंड वी डिवोटेड आवर लाइफ टू गॉड. वर्ण आश्रम का जो फर्स्ट रेफरेंस है ये ऋग्वेदा के पुरुष सूक्त में मिला हुआ है. मतलब सबसे पहली बार वर्णाश्रम के बारे में हमारे ऋग्वेदा के पुरुष सूक्त में मेंशन किया गया है. पुरुष सूक्त मतलब बेसिकली मीन्स वॉल्यूम. एंड नाउ वी कम टू वेदांता. वेदांता ये नाम से ही समझ में आता है दैट इट इज द एंड ऑफ द वेदास. मतलब कि वेद का पर्पस क्या है, एक एम क्या है, जो कि वेदांता में बताया गया है. सो द टर्म वॉज गिवन बाय महर्षि व्यास. महर्षि व्यास वॉज द वन हु हैव रिटन वेदास एंड मेनी वेरियस इंडियन लिटरेचर्स. ओके, सो वेदांता इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी. हिंदू फिलॉसफी के 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में से वेदांता एक है. Those orthodox schools are न्याय, वैशेषिका, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता. इसके बारे में हम डिटेल में आने वाली अगले क्लासेस में करेंगे. सो यहाँ के लिए हम बस इतना ही देखेंगे. एंड वेदांता हैज 5 सब ट्रेडिशंस. वेदांता के 5 सब ट्रेडिशंस हैं विच आर अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत, भेद अभेद, केवल अद्वैत. सो ये 5 इसके सब ट्रेडिशंस है जिसके बारे में हम डिटेल में करेंगे. जो अद्वैत है, जो अद्वैत स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया था. इट वॉज गिवन बाय हिम. एंड जो बताता है कि ब्राह्मण इज द ओनली रियलिटी. यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण क्लास नहीं. ब्राह्मण मीन्स द प्योर सोल, द सुप्रीम सोल, भगवान, द गॉड. गॉड को यहाँ पे ब्राह्मण किया गया. एंड इट इज सेड दैट कि ब्राह्मण इज द ओनली रियलिटी. नेक्स्ट इज विशिष्ट द्वैत, जो कि एडवोकेट करता है भक्ति मार्ग को, कि हम गॉड तक कैसे पहुंच सकते हैं, हम उनकी भक्ति करके गॉड तक पहुंच सकते हैं. जो विशिष्ट द्वैत है ये भगवान के इनकारनेशन की बात करता है, विष्णु एंड कृष्णा के अवतार की भी बात करता है. एंड द नेक्स्ट इज द्वैत मीन्स द फिलॉसफी ऑफ रियलिटी. ये रियलिटी की फिलॉसफी जो हम अपने आईज से, अपने सेंसेस से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो उसके बारे में एलोबरेट करता है इन द्वैत. नेक्स्ट इज भेद अभेद. बेसिकली इट मीन्स रिलेशन बिटवीन जीव एंड ब्राह्मण. यहाँ पे नॉट जावा, इट्स जीव. सो जीव एंड ब्राह्मण के बीच में ये एक रिलेशन बताता है. क्या? भेद अभेद. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज केवल अद्वैत. तो ये बताता है कि द वर्ल्ड इज लीला ऑफ गॉड एंड कृष्णा इज सतचित आनंद. इस दुनिया को वो भगवान की एक लीला मात्र कहता है, और कृष्णा को वो सुप्रीम बताता है कि, एंड एक टर्म देता है कि ही इज सतचित आनंद, मीन्स ही इज द ट्रुथ, ही इज द ओनली ट्रुथ. So it was all about the Vedanta. I hope you guys are understanding. So we'll go ahead. पुरुषार्थ. अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो हमें यहां भी पता चलता है कि इट मीन्स पुरुष एंड अर्थ. सॉरी, यहां पे कुछ मिस्टेक है. इट इज पुरुषार्थ. ऑलराइट. सो पुरुषार्थ का मतलब क्या है? बेसिकली पुरुष मीन्स ह्यूमन काइंड. ह्यूमन काइंड के लाइफ का एग्जिस्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है. सो इट इज मेंशन इन पुरुषार्थ. सो देयर आर 4 पुरुषार्थ. ह्यूमन लाइफ के 4 पुरुषार्थ हैं, विच इज धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. धर्म मीन्स नॉट रिलीजन. यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं. धर्म मीन्स ड्यूटी. हमारी ड्यूटी क्या है? जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा ड्यूटी क्या है? स्टडी करना, पढ़ाई करना, ये हमारी ड्यूटी है. अगर हम हाउस होल्डर हैं तो हमारा काम है कि हमारी फैमिली को कैसे रन करना है, कैसे अर्न करना है हमें. सो इट वॉज ऑल गिवन इन अर्थ. काम, टू अटेन सेंशुअल प्लेजर. सेंशुअल प्लेजर को अटेन करने को हम काम कहते हैं, हमारे वेदास में ऐसा लिखा गया है. एंड मोक्ष. मोक्ष मीन्स
हमारे इस सोल को बर्थ एंड डेथ के साइकिल से फ्री करना ही मोक्ष है। सो इट इज ऑल अबाउट पुरुषार्थ। अगर हम अपने वेदास की माने तो मनु कहते हैं अगर हम इन 4 पुरुषार्थ को अगर फोकस करके चले, इनको अच्छे से ध्यान में रख के चले, तो हम एक हेल्दी एंड सोशल लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करके रख सकते हैं। मनु वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट एक संत या ऋषि हुआ करते थे, जिन्होंने मैनुस्क्रिप्ट या मनुस्मृति भी लिखा हुआ है, आपने सुना होगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट पुरुषार्थ। नेक्स्ट इज ऋण। ऋण मीन्स डेब्ट। आपने सुना होगा ऋण मीन्स कर्ज या डेट। हमारे हिंदी फिलॉसफी में त्रिऋण का कंसेप्ट मेंशन किया गया है। मीन्स कि हम 3 लोगों के कर्जदार हैं। वी आर इंडेप्टेड टू 3 पीपल हु आर गॉड्स, एंसेस्टर एंड सेजेस। हम भगवान, अपने एंसेस्टर्स और ऋषि मुनियों के कर्जदार हैं। वी हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म टू फुलफिल देयर डेट्स। So these 3 ऋण are देव ऋण, पितृ ऋण एंड ऋषि ऋण। देव ऋण मीन्स हम देवताओं के कर्जदार हैं। एंड वो कैसे पे किया जा सकता है? टू चैंट मंत्रास को चैंट करके इसे पे किया जा सकता है, और यज्ञ परफॉर्म करके भी इसे पे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द पितृ ऋण। हम अपने एंसेस्टर्स के कर्जदार हैं। वी आर इंडेप्टेड टू आवर एंसेस्टर्स। और उसे कैसे पे कर सकते हैं? बाय बी गेटिंग चिल्ड्रन। हम बच्चों को बर्थ देके, जन्म देके भी इस जो कर्ज को हम फुलफिल कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो सेजेस हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनके भी हम कर्जदार हैं। और उनका जो ये कर्ज है वो पे करने का तरीका है कि हम जो फास्ट रखते हैं एंड जो हम मंत्रास को चैंट करते हैं एंड स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, जिसके थ्रू हम इनके कर्ज को पे कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द ऋण मीन्स डेट। So in the next slide, we'll discuss sanskars. संस्कार बेसिकली मीन्स द प्रिपरेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ रिचुअल्स। जो हम रिचुअल्स के प्रिपरेशंस एंड अरेंजमेंट करते हैं उसे संस्कार कहा जाता है। सो हमारे लाइफ में, हिंदू रिलीजन में, संस्कार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कवर करता है जैसे ही एक हिंदू रिलीजन में कोई एक चाइल्ड बर्थ लेता है तो उसके बर्थ से उसके डेथ तक सारी एक अरेंजमेंट्स की जाती है। एक हर एक फंक्शन के टाइम पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं जिसे हम संस्कार कहते हैं। सो देयर आर 16 संस्कार विच आर गर्भाधान, पुनासवान, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्रसान, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन एंड विद्यारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास एंड अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार थे जो हमें बर्थ से लेकर डेथ तक परफॉर्म करना होता है एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिंदू रिलीजन। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट एंड इट इज स्पेसिफाइड इन गृह सूत्र। हमारे वेदास के गृह सूत्र में इसे मेंशन किया गया है। इट वाज ऑल अबाउट द संस्कार। जो ये 16 संस्कार है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे हिंदू रिलीजन में, हिंदू फिलॉसफी में। तो इसके बारे में, हर एक के बारे में हम डिटेल में अपने आगे वाले लेसन्स में करेंगे। जैसे कि विवाह संस्कार क्या होता है, गर्भाधान क्या होता है, पुनर्वसन क्या होता है, निष्क्रमण एंड सीमांतोनयन, जो भी 16 संस्कार है इसे हम डीप में इन डिटेल करेंगे अपने आने वाले वीडियोज में। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मैं पेपर 1 के भी जो जनरल एप्टीट्यूड्स के भी सेशंस में लाया करूंगा एंड पेपर 2 हिस्ट्री के भी मैं कंप्लीट सिलेबस कवर कराऊंगा, जिसमें PYQs एंड MCQs भी मैं कराया करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।